हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डी ट्रिपल एस बी पीजीटी कॉमर्स मेल का जो पेपर है 2021 में हुआ था जो कि जून में। तो उसे हम वन बाय वन एक-एक सेक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉमर्स सेक्शन जो कि हमारे लिए प्राइमरी है, मेन। सो उसका है पेज नंबर 85। कॉमर्स का 85 से शुरू करते हैं जिसमें है डिसिप्लिन फर्स्ट। डिसिप्लिन फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 है, 101 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी? इनमें से कौन सी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर नहीं आती? तो अ डॉक्टर इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अगर एक डॉक्टर जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो क्या वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जिनसे हमें पैसा अर्न हो। तो अगर डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो उससे पैसे तो मिलेंगे डॉक्टर को, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। टीचर जो है स्कूल में वर्क कर रही है उससे भी उससे पैसे मिलेंगे तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। फार्मर जो है वो अपने कंज़प्शन के लिए फील्ड में काम कर रहा है, लेकिन काम तो कर रहा है, वो बेच भी सकता है उसे। लेकिन इसमें सबसे सूटेबल आंसर हम लोग सर्च करते हैं, तो सूटेबल आंसर क्या है? डोमेस्टिक वर्क बाय वाइफ। जो वाइफ है वो अगर डोमेस्टिक वर्क कर रही है, तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई? नहीं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसीडर नहीं होता क्योंकि इससे वाइफ को कोई भी पैसा अर्न नहीं होता। इसीलिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4th। नाउ नाउ ऑप्शन नंबर 4th है। अब क्वेश्चन नंबर 102 में अगर हम बात करें, उसमें बता रखा है हू स्टार्टेड बिज़नेस इज़ नॉट मेरेली मनी चेज़िंग बट इट आल्सो शुड एम एट सर्विंग द कम्युनिटी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दी है कि पर्सन को अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए तो वो सिर्फ मनी के पर्पज़ से नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट कम्युनिटी को सर्व करने के लिए भी करना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट थी ये हेनरी फोर्ड ने दी थी। नाउ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 103 है, उसमें बता रखा है व्हेन द गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री एंड द सेम आर एक्सपोर्टेड टू अनदर कंट्री सच ट्रेड इज कॉल्ड। तो जब कोई भी गुड्स एक कंट्री में आती है और एक कंट्री से क्या होती है वही गुड्स दूसरी कंट्री में चली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट मतलब तो जाना होता है। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है? सिर्फ बाहर ही कंट्री में एक्सपोर्ट करना, इंडिया में या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन डोमेस्टिक कंट्री में ना करना। और जो एक्सटर्नल ट्रेड होता है वो भी बाहर का ही ट्रेड होता है, उसमें कोई भी हमारा इंटरनल ट्रेड इंक्लूड नहीं होता। लेकिन इसे कहते हैं इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम होता है ट्रेड का जिसमें हम दूसरी कंट्री से माल मंगाकर वहाँ से तो इम्पोर्ट करते हैं लोअर प्राइस पे, और जो तीसरी कंट्री होती है उसे हम हायर प्राइस पर सेल कर देते हैं। तो उसका जो गैप होता है वो ही हमारा प्रॉफिट में कंसीडर किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 104 वो है which of this following statement is false about the sole proprietorship from the business? बिजनेस का जो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है उसमें कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है यानी जो गलत है? तो जो सोल ट्रेडर होता है वो एक मोनार्क होता है बिजनेस का, हाँ ये तो सही है क्योंकि सारा बिजनेस उसी पे डिपेंड करता है, वो एक अकेला व्यक्ति होता है तो उसी के सारे डिसीजंस होते हैं, कोई भी उससे रिलेटेड कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। द प्रोप्राइटर्स पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी यूटिलाइज्ड व्हेन द बिज़नेस इन लॉस। हाँ, क्योंकि इनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है तो पर्सनल प्रॉपर्टी तो यूज़ कर सकते हैं, अगर उसका बिज़नेस लॉस में जा रहा हो तो। और थर्ड है अ प्रोप्राइटर्स नॉलेज एंड स्किल इन वेरियस फील्ड लाइक प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग लीड्स टू बेटर फंक्शनिंग। जो प्रोप्राइटर होता है उसकी स्किल्स जो होती हैं वो अलग-अलग फील्ड में हो सकती हैं। प्रोडक्शन में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, जिससे बहुत अच्छे से फंक्शन कर सकती है कंपनी। इसमें कहीं न कहीं डिस्प्यूट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर पहले डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। प्रोप्राइटर इज़ नॉट बाउंड टू पब्लिश हिज़ अकाउंट टू पब्लिक। तो जो प्रोप्राइटर होता है, वो अपने अकाउंट को पब्लिक में दिखाने के लिए बाउंड नहीं होता। तो हाँ, ये सही होता है क्योंकि वो मोनार्क होता है बिज़नेस का, तो इसमें कोई वो नहीं होता, बहुत शेयर होल्डर्स वगैरह शामिल नहीं होते, इसलिए उसे कोई भी लायबल नहीं होता या बाउंड नहीं होता कि वो मतलब बाहर के लोगों को वो अपने बिज़नेस के सारे अकाउंट्स पब्लिश करे। इसीलिए सबसे फ़ॉल्स स्टेटमेंट मुझे सी लग रहा है कि उसकी नॉलेज और फ़ील्ड जो है, अलग-अलग उसमें होनी चाहिए, प्रोडक्ट फंक्शंस में। नाउ क्वेश्चन नंबर 105 जिसमें दे रखा है एन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप क्या होती है? तो पार्टनरशिप क्या होती है? Partnership is a form of business organization which two or more person up to maximum 20 join together to undertake। नहीं, पार्टनरशिप की एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल एंड एनी ऑफ देम एक्टिव फॉर ऑल। यस, ये बिल्कुल ही करेक्ट
स्टेटमेंट है कि पार्टनरशिप क्या है? एक ऐसा रिलेशनशिप है लोगों के बीच में जिसमें जो पर्सन होते हैं वो प्रॉफिट बिज़नेस का शेयर करने के लिए एग्री होते हैं और जो बिज़नेस या तो सभी कैरी कर सकते हैं या कोई भी एक पर्सन उनके बिहाफ़ पे सभी के बिहाफ़ पे काम कर सकता है। तो यही है पार्टनरशिप का एक्चुअल स्टेटमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 106 जिसमें बोल रखा है इफ अ पर्टिकुलर पार्टनर ऑफ अ इफ अ पर्टिकुलर पार्टनर ऑफ अ फर्म represent that another person is also the partner of firm if such person does not disclaim the partnership relationship even after coming to know about it अगर कोई पार्टनर एक पर्सन है वो दूसरे को कह देता है कि ये पार्टनर है बिजनेस में लेकिन जो दूसरा पर्सन है वो ना तो इसे मना करता ना ही वो सामने निकल के आता और सभी चीज़ों को पता होने के बाद भी वो कुछ नहीं कहता। तो इस पर्सन को क्या कहेंगे? डोरमेंट पार्टनर कहेंगे, पार्टनर प्रॉफिट कहेंगे, एस्टोपल कहेंगे या फिर पार्टनर बाय होल्डिंग कहेंगे। तो ये होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पार्टनर जो है, वो ये रिप्रेज़ेंट करता है दूसरे पार्टनर को कि वो बिज़नेस का पार्टनर है। लेकिन जो दूसरा पार्टनर है, वो मना भी नहीं करता कि इन्होंने मना किया है कि मैं बिज़नेस में पार्टनर नहीं हूँ। तो ये जो रिलेशनशिप होती है, ये पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 107 इसमें क्या बोल रखा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेशन डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है क्या ये रजिस्टर्ड कंपनी है क्या ये चार्टर्ड कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी है स्टैट्यूटरी कंपनी है तो स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती है वो कंपनी जो कि लॉज और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होती है यानी उसमें एक लॉ पास किया जाता है उसके बेसिस पे ये एक्ट बनता है पार्लियामेंट में तब जाके वो कंपनी या कॉर्पोरेशन स्टेबलाइज होती है तो इसीलिए जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो एक स्टैट्यूटरी कंपनी है। वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें 51% गवर्नमेंट का शेयर नहीं है, चार्टर्ड कंपनी भी नहीं है और रजिस्टर्ड कंपनी भी नहीं है। इसमें चार्टर्ड कंपनी क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई चार्टर एक्ट नहीं पास है। रजिस्टर्ड कंपनी भी नहीं है और ये सिर्फ़ स्टैट्यूटरी कंपनी क्योंकि उसमें रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग एक्ट पास हुआ है। नाउ which of the following factors does not influence the choice of organization at the time of starting of business unit तो कौन सा फैक्टर जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की चॉइस को इन्फ्लुएंस नहीं करता जब वो बिजनेस स्टार्ट होता है तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की चॉइस को इन्फ्लुएंस नहीं करता एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस यूनिट तो एरिया ऑफ कॉपरेशन ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्सटेंट ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी या इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी तो क्या चीज ऑर्गेनाइजेशन की चॉइस को इन्फ्लुएंस नहीं करती हाँ इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो उससे ऑर्गेनाइजेशन की चॉइस पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि टैक्स तो उसे पे ही करना ही पड़ेगा वो किस पे चॉइस हो सकती है कि गवर्नमेंट का कितनी रेगुलेशन है तो हमें वहाँ बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या बाहर से हमारा कितना रिस्क है या लायबिलिटी है, उसके बेसिस पे चॉइस हो जाती है कि बिज़नेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या किस एरिया में हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी हमारी चॉइस होती है। लेकिन टैक्स लायबिलिटी का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होना हमारे बिज़नेस पे चॉइस पे डिपेंड नहीं करता। नाउ क्वेश्चन नंबर 109 दिस इज़ द डॉक्यूमेंट व्हिच इज़ इश्यूड बाय मास्टर ऑफ शिप और शिप ओनर और एजेंट। तो इसमें इतनी ही स्टेटमेंट काफ़ी है कि शिप के जो मास्टर हैं या शिप के ओनर या एजेंट हैं, वो कौन-सा डॉक्यूमेंट जो है वो इश्यू करते हैं। जब सामान जो है वो गुड्स जो है वो लोड की जाती है, तो इसे कहते हैं बिल ऑफ लेडिंग। कि भई लदान का जो बिल होता है कि हाँ, हमारी शिप पे सामान चढ़ गया है, उसका पूरा जो बिल है, वो शिप के जो मास्टर हैं वो ओनर को देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा कौन-सा था 109 अब होगा 110 ये है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द बेनिफिट ऑफ ट्रेड लिबरलाइज़ेशन ट्रेड लिबरलाइज़ेशन का क्या बेनिफिट नहीं है? तो ट्रेड लिबरलाइज़ेशन मतलब व्यापार में छूट दे देना, तो वर्क गेन न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी की नई-नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है, हो सकता है। प्रोड्यूसर्स एंड सप्लायर मार्केट एंड लार्ज सेल ऑफ अपॉर्च्युनिटी आर इंक्रीज्ड अ, यस ट्रेड लिबरलाइजेशन में क्या हो गया कि छूट मिल गई कि हम एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी गवर्नमेंट रेगुलेशंस के ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी मिली हाँ, सही है बिल्कुल
जो सप्लायर मार्केट हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए अपॉर्च्युनिटी मिली कि वो आगे नई मार्केट में इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी सेल को, ये भी सही है। कंज़्यूमर जो है उन्हें लोअर प्राइस पे अच्छी-अच्छी चॉइस ऑफ गुड मिल गई हैं, ये भी सही है। लेकिन इनकम डिस्पैरिटी और प्रोडक्टिविटी डिफरेंस ऐसा कोई ट्रेड लिबरलाइज़ेशन में बेनिफिट नहीं है। ये तो हमारा बेनिफिट की जगह डिसबेनिफिट या फिर हमारा जो है वो हो गया डिसएडवांटेज हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 111 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी इज़ वेरी हाई। तो इंडिया का जो शेयर है वर्ल्ड एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर कमोडिटी में वो बहुत ज़्यादा हाई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और यूएसए जो है वो लीडिंग मार्केट है इंडिया से एग्रीकल्चर का, यस, क्योंकि यूएसए इंडिया से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो एग्रीकल्चर का यूएसए में ही किया जाता है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अनट्रू? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अनट्रू अबाउट डब्ल्यूटीओ? डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंग क्या चीज़ अनट्रू है? क्या डब्ल्यूटीओ 1995 में आया था? हाँ, ये सही सच है। क्या ये गैट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ का जो सक्सेसर है? ये भी सही है। द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि ग्लोबल रूल्स बनाती है ट्रेड से रिलेटेड, ये भी सही है। क्या इसका हेडक्वार्टर जो है वो लिथुआनिया में है, स्विट्ज़रलैंड में? तो स्विट्ज़रलैंड में तो है लेकिन लिथुआनिया में नहीं है। इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा में है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट अनट्रू है। नाउ क्वेश्चन नंबर 113 जिसमें हमें मैचिंग करनी है, तो कौन-कौन सी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल के अंडर आती है? सो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए कौन-कौन से जो चीज़ें हैं वो एप्लीकेबल होंगी। सो इसमें इस क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी फाउंड हुई है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया गया। लेकिन हम अपने लेवल पे एक बार ट्राई करके देखते हैं। लॉन्ग टर्म, सबसे पहले लॉन्ग टर्म सबसे ईज़ी होता है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले इक्विटी शेयर जितने भी लॉन्ग टर्म के में कंसीडर होते हैं और जो प्रेफ़रेंस शेयर हुए वो भी लॉन्ग टर्म में कंसीडर होंगे। तो ये दोनों फर्स्ट और सिक्स्थ नंबर इसी में होना चाहिए। तो किसी के सी पार्ट में फर्स्ट और सिक्स्थ आ रहा है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं, थर्ड और फिफ्थ दे रखा है, इसमें फर्स्ट और फोर्थ दे रखा है, इसमें भी फर्स्ट और फोर्थ दे रखा है। तो इसीलिए कहीं न कहीं इसमें डिस्क्रिपेंसी फाउंड हुई है आई गेस कि इसमें जो क्लासिफ़िकेशन है वो ढंग से या फिर ऑप्शंस ढंग से नहीं दे रखे। तो मैं एक बार आइडिया बता देती हूँ, जो शॉर्ट टर्म होते हैं, वो हमारे 1 ईयर से कम के लिए जो भी हम वो लेते हैं, फंड रेज़ करते हैं, वो होते हैं। तो शॉर्ट टर्म में हमारा हो सकता है बैंक से हमने एडवांसेस ले लिए हों या फैक्टरिंग के लिए ले लिए हों या डिस्काउंटिंग ऑफ बिल हो गया, ये शॉर्ट टर्म में हो सकता है। मीडियम टर्म में क्या हो गया कि अगर हमने थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए वो कर लिए हैं, जैसे पब्लिक डिपॉज़िट्स हो गए या फिर कहीं न कहीं बिल डिस्काउंटेड को भी हो सकता है कर लें मीडियम टर्म में और जो लॉन्ग टर्म है उसमें तो मुझे पक्का पता है कि इक्विटी शेयर और प्रेफ़रेंस शेयर ये दोनों लॉन्ग टर्म में कंसीडर होंगे। सो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को बाद में दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। तो इस पे आप मार्क कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 114 114 में क्वेश्चन में क्या दे रखा है? द कंपोजिशन ऑफ टोटल कैपिटल कंसिस्टिंग पार्टली फॉर लॉन्ग टर्म विथ फिक्स्ड चार्ज एंड पार्टली विथ ओनर्स फंड इज नोन एज। तो कम क किस कैपिटल का कंपोजिशन जिसमें हम पार्टली तो उसे लॉन्ग टर्म फिक्स्ड चार्ज में कंसीडर करते हैं और पार्टली ओनरशिप फंड में कंसीडर करते हैं। तो उस कैपिटल को क्या कहते हैं? तो उस कैपिटल को कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर जिसमें हम फिक्स्ड टर्म यानी लॉन्ग टर्म और जो हमारा ओनरशिप फंड है उन दोनों को कंसीडर करते हैं तो उसे कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। क्योंकि वर्किंग कैपिटल में तो हम शॉर्ट टर्म को करते हैं, रिवॉल्विंग कैपिटल भी नहीं हुआ, कैपिटल गियरिंग में सिर्फ लॉन्ग टर्म को करते हैं। वर्किंग कैपिटल में शॉर्ट टर्म और जो कैपिटल गियरिंग है उसमें लॉन्ग टर्म हो गया। रिवॉल्विंग कैपिटल भी नहीं होगा तो इसीलिए कैपिटल स्ट्रक्चर इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों को देखते हैं। Now, question number 115. What does the term underwriting means? Underwriting का मतलब क्या होता है? मैं आपको ऐसे ही orally बता देती हूँ। ये अंडरराइटिंग में होता है अगर एक कंपनी शेयर इशू करती है, तो कंपनी को ये होता है कि कुछ टाइम पीरियड होता है या 120 दिन होता है आई गेस अगर मैं गलत हूँ तो फिर एक बार मैं सर्च करके बता दूँगी 60 या 120 डेज़ होते हैं कि उनके अंडर अंडर कंपनी को अपने 90% शेयर जो है कंपनी के सब्सक्राइब हो जाने चाहिए।
लेकिन अगर नहीं होते इन केस तो कंपनी को सारे ही शेयर जो हैं वापस करने होते हैं, उनके सारे पैसे वापस करने होते हैं, तो वो शेयर एप्लीकेबल नहीं माने जाते। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है अपने अंडरराइटर्स को हायर करती हैं, तो अंडरराइटर का काम क्या होता है कंपनी के जो उतने टाइम पीरियड के अंदर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर सारे जो 90% शेयर हैं, वो सब्सक्राइब करवाते हैं। वो एक इस टाइप की एजेंसी होती है। तो अगर वो नहीं करवा पाते तो 90% शेयर वो खुद भी परचेज़ कर सकते हैं। तो अंडरराइटिंग टू सब्सक्राइब द शेयर और डिबेंचर इफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन इज़ नॉट एडिक्वेट। तो अगर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एडिक्वेट नहीं होते तो अंडरराइटर का काम क्या होता है कि वो शेयर्स को पूरा सब्सक्राइब कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 116 क्या है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू? कौन से स्टेटमेंट इसमें ट्रू है? तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज़ एसोसिएटेड विद लॉन्ग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म फाइनेंस से क्या लॉन्ग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है? हाँ, ये हो सकती है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज़ जनरली रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 20 इयर्स। लॉन्ग टर्म फाइनेंस 20 ईयर्स या उससे ज़्यादा का कंसीडर होता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। अगर हम 1 ईयर्स से मोर देन 1 ईयर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के अंडर कंसीडर होती है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म फाइनेंस नॉट रिक्वायर्ड ऑल टाइप ऑफ बिज़नेस एक्टिविटी। नहीं, लॉन्ग टर्म ऐसा नहीं है कि वो सब बिज़नेस एक्टिविटी में नहीं होती। लॉन्ग टर्म फाइनेंस हम मैन्युफैक्चरिंग में भी ले सकते हैं, ट्रेड में भी ले सकते हैं और ट्रांसपोर्ट बिज़नेस में भी ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंस कैन बी विथड्रॉल एट शॉर्ट नोटिस। क्या आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस शॉर्ट नोटिस पे विथड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि लॉन्ग टर्म फाइनेंस लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो इसलिए शॉर्ट नोटिस पे नहीं, इसके लिए प्रॉपर नोटिस दिया जाता है। तो इसीलिए आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट कि इसे लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में कंसीडर किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 117 इनके अंदर क्या होगा? What is the unique role of IDBI, Industrial Development Bank of India, और different from other development bank? तो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है वो अदर बैंक से कैसे डिफरेंट है? तो इसमें ऑलरेडी आंसर दिए हुए हैं जो कि फर्स्ट इसमें क्या बता रखा है कि जो आईडीबीआई है वो फाइनेंशियल जो है इंडस्ट्रियल यूनिट्स को देता है। तो आईडीबीआई अब नॉर्मल बैंक की तरह क्यों नहीं देख सकते कि नॉर्मल बैंक है वो नॉर्मल पब्लिक को भी फाइनेंसेस प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन आईडीबीआई का काम क्या होता है जो बेसिकली इंडस्ट्रीज होती हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प देता है। इसीलिए ये जो अदर बैंक है उससे डिफरेंट बैंक कंसीडर किया जाता है। तो प्रोवाइड financial assistance directly to industrial unit as well as to refinance loans granted by financial institution। तो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर लोन चाहिए होता है उन्हें तो उन्हें भी रिफाइनेंस करने का काम करती हैं और जो इंडस्ट्रियल यूनिट होती हैं उनको भी फाइनेंस देने का काम करती हैं। तो जो नॉर्मल पब्लिक के लिए ये बैंक अवेलेबल नहीं होते। नाउ क्वेश्चन नंबर 118 है डैश इज कंसिस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज or other party in hope of profit for anticipated changes of the value। तो ऐसी कौन सी टर्म होती है जिसमें हम जो सिक्योरिटीज होती है सिक्योरिटी मीन शेयर या डिवेंचर या बॉन्ड्स उन्हें हम परचेज और सेल करते हैं और हम ये होप करते हैं कि इन फ्यूचर उनके प्राइस जो है वो राइज होगी। तो बेसिकली इसे स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा कंसीडर किया जाता है कि लोग एक साथ स्टॉक परचेज कर लेते हैं और उसे होल्ड करके रखते हैं और ये सोचते हैं कि जब भी इसका प्राइस हाई होगा राइज होगा तो हम उस टाइम पर उस शेयर को सेल कर देंगे। तो इस पूरे सिस्टम को कहते हैं स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मीन्स सट्टेबाज़ी कि अभी जब लोअर प्राइस है तो खरीद लो और जब हायर प्राइस होगा तो उन्हें बेच दिया जाएगा। नाउ Question number 119. It is a manager's ability to coordinate all organizational activity and varied interest involved in it। तो मैनेजर की वो एबिलिटी जो उसमें वो सभी ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है और जिसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। इट इन्वॉल्व व्यूइंग द ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स टोटलिटी। इसमें क्या क्या मैनेजर की एक्टिविटी होती है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देखना, उसको व्यू करना, उसकी टोटलिटी को देखना, उसमें अंडरस्टैंड करना, इंटरडिपेंडेंस देखना इंडिविजुअल पार्ट पे। तो उस मैनेजर स्किल को क्या कहते हैं? जिसमें मैनेजर जो है सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट वगैरह करता है, सब चीज़ों का इंटरेस्ट देखता है। क्या ह्यूमन स्किल कहेंगे? नहीं, वो तो ह्यूमन के साथ डील करना होता है, तो इसमें ह्यूमन का कहीं भी नाम नहीं है। टेक्निकल स्किल तो वो अगर फंक्शनिंग को सिर्फ़ देखेगा, तो वो टेक्निकल स्किल हो गई, तो इसमें फंक्शनिंग का कोई भी नाम नहीं है। फंक्शनल स्किल भी नहीं है क्योंकि अलग-अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं आ रही है। तो इसमें हो गया कॉन्सेप्चुअल स्किल क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन वगैरह का इसमें नाम दिया हुआ है, ठीक है? अलग-अलग इंटरेस्ट इन्वॉल्व वगैरह या फिर इंटरडिपेंडेंस तो ये सारा कॉन्सेप्चुअल स्किल के काम होते हैं। नाउ प्रिंसिपल ऑफ एस्प्रेड डी कॉक्स ये तो सबसे ज़्यादा फेमस प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल में जो सबसे लास्ट वाला कंसीडर होता है
और एस्पिरेटरी कॉर्प्स का मीनिंग क्या होता है? यूनिवर्सिटी इज़ स्ट्रेंथ। तो इसीलिए हेनरी फ्योल ने ये लाइन कही है। नाउ हमारा डिसिप्लिन फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउ मूविंग टू द डिसिप्लिन 2, क्वेश्चन नंबर 121। 121 में बताया है व्हाट इज़ पॉलिसी? पॉलिसी क्या होती है? तो पॉलिसी क्या है? एक जनरल स्टेटमेंट है या अंडरस्टैंडिंग है विच गाइड द चैनल थिंकिंग और एक्शन इन डिसीजन मेकिंग। तो पॉलिसी एक गाइड स्टेटमेंट है या अंडरस्टैंडिंग के लिए और गाइड है जो कि हमें ये बताती है कि हमें क्या-क्या एक्शन लेने चाहिए और क्या-क्या डिसीजंस हमारे होने चाहिए फ्यूचर में। तो वो सारे हमारी पॉलिसीज़ बताती है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी हम देखते हैं ना कि गवर्नमेंट क्या-क्या सोच रही है किसी पर्टिकुलर सेक्शन को लेके, क्या-क्या डिसीजंस ले रही है, क्या-क्या एक्शंस ले रही है, वो सारी पॉलिसीज़ होती है। अब अलग-अलग चीज़ों में क्या-क्या डिफरेंस है या रॉन्ग पार्ट है, इनमें क्यों नहीं हमने कंसीडर किए? सेट ऑफ स्टेप डिटरमाइन इन एडवांस स्टैंडर्डाइज्ड फॉर इनिशिएटिंग कैरी थ्रू आउट द कंप्लीटिंग द टाइम बाउंड एक्टिविटी। तो क्या पॉलिसी ये चीज़ होती है कि हम एडवांस में सब चीज़ देख लेते हैं और स्टैंडर्ड्स सेट कर देते हैं, कि हम इतने टाइम में इसे कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। और यूनिफाइड क्रिटिकल प्लान ऑफ एक्शन, क्या यूनिफाइड प्लान ऑफ एक्शन होता है? नहीं, ये तो प्लानिंग होगी और प्लान टारगेट इसमें भी प्लानिंग के अंडर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 122, 122 में मतलब बताया हुआ है कि द नंबर ऑफ इंडिविजुअल अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज, कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल को एक मैनेजर इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सकता है। इस पूरे सिस्टम को कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मीन्स कि एक स्पैन में मैनेजर कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है। नाउ दस क्वेश्चन नंबर 123 जिसमें बताया हुआ है दैट central task of manager is to get work done with the cooperation of people for attainment of organizational objective। सेंट्रल टास्क क्या होता है मैनेजर को कि काम को बिल्कुल ही टाइम पे डन कर लेना, लोगों का कोऑपरेशन करना, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अटेन करना। उसकी ड्यूटी क्या होती है? लोगों के बिहेवियर को वर्क करना, उनके अंडर देखना, सारी टेक्निक्स को इंस्पायर करना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? अगर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड जो मुझे मिला है वो है इंस्पायर पीपल। इंस्पायर करने का काम बेसिकली मोटिवेशन में होता है। तो इसीलिए हम लोग कीवर्ड्स को हम फाइंड करते हुए चलेंगे। नाउ चूज़ द फॉल्स स्टेटमेंट इन द कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में कौन से स्टेटमेंट गलत है? कोऑर्डिनेशन का मीनिंग तो आपको पता होगा जब बहुत सारे लोग मिलके एक साथ काम करते हैं किसी एक पर्टिकुलर गोल को कंप्लीट करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए। तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस पोजीशन एट सेम लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वर्टिकल कोऑर्डिनेशन। अगर हम सेम लेवल पे हैं तो वो ऊपर नीचे कैसे हो गया? वर्टिकल मतलब तो ऊपर नीचे का होता है ना। अगर सेम लेवल पे तो वो हॉरिजॉन्टल होगा, तो इसीलिए ये गलत है। कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन में हम एक्शन ऑफ यूनिटी देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। हाँ, ये सही है। कोऑर्डिनेशन से हमारी जो इंटरडिपेंडेंसी है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में वो बढ़ती है। ये भी सही है क्योंकि हम एक-दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं कि हाँ, ये काम कंप्लीट करेगा, उसके बाद हम करेंगे, फिर तीसरा करेगा, ऐसे-ऐसे करके कोऑर्डिनेट करके काम होता है सारा। कोऑर्डिनेशन हेल्प इन रिज़ॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पर्सनल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल। कोऑर्डिनेशन में जो पर्सनल गोल और ऑर्गेनाइजेशन गोल है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिज़ॉल्व किए जाते हैं। इसीलिए इसका आंसर जो फर्स्ट है वो गलत है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो है अगर हम सेम लेवल की पोज़ीशन को देखें तो वो वर्टिकल नहीं हॉरिज़ॉन्टल कोऑर्डिनेशन में कंसीडर किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 125, which of the following is not a principal goal of planning laid down by Planning Commission of India 1950? 1950 में कौन सा प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का मेन गोल नहीं था? अब 1950 में क्या हुआ था? हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो जब आज़ाद होने के बाद जो पहली कमीशन बनी थी प्लानिंग कमीशन 1950 में आज़ाद नहीं हुआ था, 47 में हुआ था। लेकिन 1950 के बाद पहली प्लानिंग कमीशन बननी शुरू हो गई थी। तो प्लानिंग होनी स्टार्ट हो गई थी कि देश में हमें क्या-क्या चीज़ें करनी है, क्या-क्या इम्प्रूवमेंट लाने हैं। तो इसमें क्या हुआ कि कौन-सा प्रिंसिपल नहीं है। तो सबसे पहले उनका मेन मोटिव क्या था कि हमें एग्रीकल्चर पे फ़ोकस करना है, ठीक है? हमें टू इंक्रीज़ प्रोडक्शन टू मैक्सिमम, हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है और हमारा जो नेशनल लेवल है उसे बहुत ज़्यादा हायर अचीव करना है और पर कैपिटल इनकम को बढ़ाना है। तो फर्स्ट तो था फुल एम्प्लॉयमेंट देना है, ये भी था और सोसाइटी में जो इक्वालिटी और सोशल जस्टिस लाना है, ये भी था और एक्सप्लॉयटेशन खत्म करना है, ये भी था। लेकिन बैंकिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड फर्स्ट प्लानिंग कमीशन में 1950 में ऐसा कुछ बात नहीं कही गई है, जो कि आगे जो नए प्लानिंग कमीशन आएँगे, ये उसमें बात कही गई है।
इसीलिए हाँ, बैंकिंग और इंश्योरेंस में प्लानिंग कमीशन का इस टाइप का गोल नहीं था। नाउ क्वेश्चन नंबर 126, which of the following 5-year plan basis was formed by strategy popularly known as the Nehru Mahalanobis strategy? तो कौन सी नेहरू महलनोबिस स्ट्रेटेजीज के अंदर कंसीडर की जाती है? तो ये जो स्ट्रेटेजी का नाम है, ये हमारे सेकंड प्लान के अंडर इस स्ट्रेटेजी का नाम बोला गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 127, जिसमें बोला गया है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम unsculptured and unethical practices by business people, the Indian government from time to time has enacted different law. Which one of the following act not come under that list? तो इसमें बोला है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंडर जो अनस्क्रपलस और अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं बिजनेस पीपल में, तो ये किसके अंडर बोला गया है कि टाइम टू टाइम हमें इनैक्ट करने चाहिए इससे रिलेटेड सारे लॉज, और इस एक्ट के अंदर कौन-सा इनमें नहीं आता? तो सेल ऑफ गुड एक्ट आता है, हाँ, सही है, क्योंकि जो लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं बिज़नेस में या बेईमानी कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो आया है 1930 में। ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट भी आया है, क्योंकि ड्रग और कॉस्मेटिक में भी लोग बहुत धाँधलेबाज़ी कर रहे थे। बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन्स वगैरह वो दे रहे थे। इसके अलावा इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट, इसमें भी बता रखे थे कि भई हमारा जो क्वालिटी बहुत खराब कर रहे थे लोग। जो भी हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जा रहे थे, तो इसलिए स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जान लगा 1952 में। लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ परचेजिंग एंड मेजर एक्ट जो कि 1956 में था, ये इसके अंडर नहीं आता। नाउ क्वेश्चन नंबर 128, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21D ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंज्यूमर इज डिफाइंड एज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 1986 में कंज्यूमर का मीनिंग क्या है? वो पर्सन जो गुड्स को बाय करता है कंसिडरेशन के लिए, पर्सन हु हायर और अवेल एनी सर्विस फॉर कंसिडरेशन, जो कि सर्विस को करता है। तो गुड्स और सर्विसेज क्या दोनों ही कंज्यूमर के अंडर आते हैं? तो हाँ, ये दोनों सही है कि कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज दोनों में ही आएगा। तो इसीलिए इसका आंसर डी नहीं होगा, इसका आंसर ओनली बी होगा, वो सॉरी सी, जिसमें ए और बी दोनों ऑप्शन कंसीडर किए जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 129 is which of these is not the salient feature of Consumer Protection Act? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के कौन से सैलेंट फीचर नहीं है 1986 के? तो it is needed a very unique and highly progressive piece of social welfare legislation, मेगा क्रेटा ऑफ इंडियन कंज्यूमर। तो क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हाईली प्रोग्रेसिव जो सोशल वेलफेयर है या इनसे रिलेटेड चीज़ों को क्राइटेरिया दिया गया था? हाँ। ऑल गुड्स और सर्विसेज जो थी उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अदरवाइज एक्सप्रेसली नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, allow filing of class action complaint on behalf of group of consumer having common interest। तो ये भी बताया गया था कि जो कॉमन इंटरेस्ट वाले क्लास ऑफ एक्शन है उनके अकॉर्डिंग उनके बिहाफ पे कोई और फाइल कर सकता है। मतलब जैसे जिसके साथ धोखाधड़ी हुई है उसके बिहाफ पर कोई और कर सकता है, और अगर इसका कॉमन इंटरेस्ट होगा तो। तो इसके अलावा द हॉलमार्क ऑफ एक्ट इज दैट हैज़ नॉट सेट एट द टाइम फ्रेम ऑफ डिस्पोजल ऑफ केस। तो क्या हॉलमार्क एक्ट पास नहीं हुआ था कि जब ये केस चल रहा था? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये साइलेंट फीचर नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 130, 130 में बोला हुआ है विच ऑफ दीज पर्सन कैन फाइल अ कंप्लेन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। 1986 के अंदर कौन-कौन इंसान जो है वो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं? तो क्या वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन कंप्लेन फाइल कर सकती है? जो कंपनीज़ एक्ट 1956 के अंडर, या फिर कंज्यूमर फाइल कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल कर सकती है, वन और मोर कंज्यूमर कर सकते हैं, जिनका सेम इंटरेस्ट हो। यानी सेम धोखाधड़ी हुई है उनके साथ, लेकिन बहुत सारे कस्टमर हैं, तो एक या एक से ज़्यादा कस्टमर कर सकते हैं, या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट फाइल कर सकती है। इसीलिए इनका आंसर है आंसर नंबर, ऑल ही ऑप्शंस करेक्ट हैं।
आंसर नंबर सी करेक्ट है कि कोई भी इंसान कंप्लेंट फाइल कर सकता है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसमें वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन भी हो सकती है, कंज्यूमर भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, मोर कंज्यूमर भी, वन और मोर कंज्यूमर भी विद सेम इंटरेस्ट और एनी स्टेट गवर्नमेंट भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 131। 131 में एमआरटीपी एक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मेन ऑब्जेक्टिव एमआरटीपी एक्ट का क्या है? एमआरटीपी एक्ट 1969। तो एमआरटीपी एक्ट में कोई भी मोनोपोली नहीं होगी। To ensure that the operation of the economic system does not result in the concentration of economic power to the common determinant, to prohibit restrictive and unfair trade practices which are prejudice to public interest। तो एमआरटीपी एक्ट में कोई भी मोनोपोली नहीं होगी, सही है। और अगर कोई भी के लिए नहीं की जाएगी ये सारी चीजें। इसके अलावा सारी जो रेस्ट्रिक्टिव अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, ट्रेड प्रैक्टिसेस, उन्हें प्रोहिबिट किया जाएगा। तो ये सारी ही चीज़ें बिल्कुल करेक्ट हैं एमआरटीपी एक्ट के अंडर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? डैश इन रिलेशन टू एनी गुड्स मीन्स अ पर्सन हु सेल और डिस्ट्रीब्यूट एनी गुड्स फॉर सेल। कौन होता है जो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि गुड्स को सेल करता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है सेल करने के लिए। तो मैन्युफैक्चरर तो बनाता है गुड्स को, तो वो सेल तो करता नहीं है ऐसा कुछ, मतलब सेल तो करता है लेकिन वो खरीदता ही सेल करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। और सेलर भी नहीं होगा, जो बायर होता है वो खरीदार होता है वो भी नहीं होगा। तो जो ट्रेडर होता है उसका काम क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग एंड गुड्स ड्यू टू फॉर द प्रॉफिट मोटिव। तो इनका बाइंग एंड सेलिंग का काम होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 133। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट क्या होता है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय आरबीआई। आरबीआई के द्वारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है ऑन द लोन टू कमर्शियल बैंक, जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं। तो इसमें एग्रीकल्चर बैंक, स्टेट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम नहीं आता। जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से बैंक लोन लेता है तो जिस रेट पर आरबीआई उसे चार्ज करता है उस लोन को, उसे बैंक रेट कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 134। 134 भी डिस्क्रिपेंसी वाला क्वेश्चन है, लेकिन हम एक बार रीड करके देखते हैं। तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इन सब में हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट वेयर द फॉरेन पार्टी रिटेन कंट्रोल ओवर द इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें फॉरेन पार्टी जो होती है वो इन्वेस्टमेंट को पूरा कंट्रोल करके रखती है। क्या ऐसा सही है? जीडीआर इज अ कंफर्ट कन्वर्टेबल बॉन्ड। क्या जीडीआर कन्वर्ट हो सकते हैं? एफसीसीबी इज कैन नॉट बी कन्वर्टेबल बॉन्ड। जो एफसीसीबी बॉन्ड्स होते हैं वो जीडीआर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है वो इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पे फॉरेन पार्टी डज नॉट सीक कंट्रोल ओवर द इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन पार्टी है वो हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं करती। तो अगर किसी को भी इसका सॉल्यूशन मिले विद रीजन तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 135। 135 क्या है? अकॉर्डिंग टू whom। अब एक स्टेटमेंट दी हुई है और ये स्टेटमेंट किसने कही है? तो स्टैटिस्टिक आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर। तो ये स्टेटमेंट किसने कही है? ये कही है बायोलॉजी ने। तो ये इसका कोई लॉजिक नहीं है, आपको इसे लर्न ही करना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 136। 136 क्या है? विच ऑफ दीज इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने को कौन सा मेथड है? तो पर्सनल इंटरव्यू लेके प्राइमरी डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है, यस। स्केड्यूल्स के थ्रू, यस। या फिर लोकल रिपोर्ट्स या कॉरेस्पॉन्डेंस, या जो लोकल रिपोर्ट होती हैं वो भी प्राइमरी डेटा के अंदर कंसीडर की जाती हैं। तो इसीलिए 1 2 3 ऑल आर द करेक्ट ऑप्शंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 137। 137 क्या होता है? अ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिप्लीटिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कौन सा ग्राफ होता है जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को बताता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को बताने वाला ग्राफ है ओजाइव कर्व, जिसे ओजाइव ग्राफ के नाम से भी जाना जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 138। 138 क्या है? डैश विच वॉज ओरिजिनली यूज टू मेजर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। वो कौन सी चीज है जो वेल्थ और इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया जाता है?
एंड इज़ नाउ आल्सो यूज्ड टू स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी किया जाता है। तो इनकम एंड वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले जो किया था वो लॉरेंस कर्व के द्वारा किया गया था। तो जब भी इनकम और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन का नाम आए, आप लॉरेंस कर्व लगा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 139, 139 क्या है? चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट यानी जो गलत है इनमें से वो बतानी है। द ओनली पर्पस, ये फॉल्स स्टेटमेंट में इसका एक ट्रिक होता है कि जहाँ ओनली लिखा होगा ना उसमें कहीं ना कोई तो लॉजिक होगा, क्योंकि ओनली एक नेगेटिव वर्ड साउंड होता है, क्योंकि वो सिर्फ उसी चीज को शामिल करता है, इसमें सारी जो एक्सक्लूडिंग चीजें होती हैं वो नहीं होती, एग्जाम्पशंस नहीं होती। तो ओनली वाला जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन क्यों है वो हम देखते हैं। The only purpose of measuring dispersion is to assess the reliability of the average. तो जो डिस्पर्जन को मेजर करने का जो ओनली पर्पस होता है वो क्या होता है? जो एवरेज रिलायबिलिटी है उसको असेस करना। तो क्या ये सही है? तो सही तो है, लेकिन ये ओनली पर्पस नहीं होता, क्योंकि डिस्पर्जन के इसके अलावा भी बहुत सारे पर्पस होते हैं। और जो और बाकी तो सारे सही हैं। वेरिएबिलिटी इटसेल्फ मे बी सम टाइम यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग। जो वेरिएबिलिटी है वो सम टाइम डिसीजन मेकिंग के को यूज़ करने के लिए भी काम आती है। फिर कंपैरिजन बिटवीन टू सेट ऑफ डेटा कैन ओनली बी डन बाय रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। और जो दो सेट ऑफ डेटा का कंपैरिजन है वो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन से यूज़ किया जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है। द गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन शुड प्रेफरेबली यूज ऑल द आइटम ऑफ डेटा। जो गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन होते हैं वो सभी डेटा को यूज किए करने के लिए किए जाते हैं। तो यही सही है ना। क्वेश्चन नंबर 140, 140 में एक स्टेटमेंट दे रखी है, डेफिनेशन दे रखी है, और हमें बतानी है किस चीज की डेफिनेशन है। अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जब इतनी लाइन बोल दी ना कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, हमने बहुत सारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं, ये सारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उसमें बता रखा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करता है, उसे कहते हैं ट्रेजरी बिल। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर ये हमारा डिसिप्लिन नंबर 2 खत्म हो चुका है, फिनिश हो गया। नाउ वी विल मूव ऑन डिसिप्लिन नंबर 3। डिसिप्लिन 3 में क्या है कि रीड द असर्शन एंड रीजनिंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें असर्शन और रीजनिंग पढ़नी है और हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। द इसमें असर्शन दे रखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडियन मनी मार्केट। इंडियन मनी मार्केट में अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या 1 अप्रैल 1988 को सेटअप हुई थी। इन इट सेटअप इट इन अप्रैल 1988 इट सेटअप द डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया सेटअप किया था 1988 में? तो क्या ये बात सही है? नहीं। ये दोनों वैसे सही तो है, असर्शन और रीजन, लेकिन जो रीजन है वो राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डीएफएचआई सेटअप तो किया था 1988 में, लेकिन असर्शन और रीजन के बीच में कोई भी लिंक नहीं हमें नजर आ रहा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दीज इज और आर द मेथड ऑफ मेकिंग कैपिटल इशू। कैपिटल इशू को बनाने का क्या क्या मेथड हो सकते हैं? क्या ऑफर फॉर सेल हो सकता है, प्राइवेट प्लेसमेंट हो सकता है, या बिड एंड ऑफर। सो इसमें जो कैपिटल इशू को बनाने के क्या-क्या मेथड हो सकते हैं, इसमें आंसर है हमारा ऑफर फॉर सेल भी हो सकता है, प्राइवेट प्लेसमेंट भी हो सकता है, और राइट इशू भी हो सकता है। बिड ऑफर नाम का ऐसा कोई ऑफर ऑफ इशू नहीं होता। नाउ क्वेश्चन नंबर 142, 142 में बताया है, 142 है, इनसाइड ट्रेडिंग refers to the trade in the inscript of company by person having access to dash price sensitive। इनसाइड ट्रेडिंग क्या होता है कि वो ट्रेडिंग जिसमें पर्सन जो है वो किस चीज का एक्सेस होता है उसे, क्या पब्लिश चीजों का, पब्लिश प्राइस का, अनपब्लिश प्राइस का, एनालाइज या प्राइस का। तो जो इनसाइड ट्रेडिंग होता है उसमें जो पर्सन होता है उसको अनपब्लिश प्राइस का पूरे से ही पता रहता है। वो कहीं न कहीं हो सकता है उस ऑर्गेनाइज़ेशन में काम कर रहा हो। तो उसे ये अंदर से पता रहता है कि हाँ, इस शेयर के प्राइस इंक्रीज़ होने वाले हैं जो कि पब्लिश अभी तक नहीं हुए हैं। तो इसीलिए उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। इससे प्राइवेट कंपनी जो है बहुत ज़्यादा लॉस या गेन कमा सकती है, कोई भी पर्सन कर सकता है। लेकिन ये लीगल नहीं है, ये एक इल्लीगल प्रोसेस है।